सेल सेल सेल। भाई साहब बहुत पढ़ लिया सेल के बारे में बुक से, बट मज़ा नहीं आया। एंड जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा उनको तो इस वीडियो को देखने में और मज़ा आएगा। हम आज सेल के बारे में पढ़ेंगे नहीं, हम अपना सेल खुद बनाएंगे। अब कह तो दिया स्वैग में आके कि अपना सेल खुद बनाएंगे, बट शुरुआत कहाँ से करें? सेल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी बाउंड्री बनानी पड़ेगी, वरना बिना बाउंड्री के उसके अंदर का सामान जाएगा कहाँ? बिना किसी आउटर कवरिंग के all the things which are present inside the cell will simply come out. Just like अगर मैं एक वाटर बैलून की वॉल हटा दूं, then all the water will come out. तो मतलब सबसे पहले बाउंड्री बनानी ज़रूरी है। तो बताओ, हम अपने सेल के लिए किस तरह की बाउंड्री बनाएं? क्या हम अपने सेल के लिए कुछ इस तरह की कंप्लीटली सॉलिड एंड रिजिड बाउंड्री बनाएं? बट फिर सेल के अंदर फूड, ऑक्सीजन एंड बाकी ज़रूरत का सामान कैसे पहुंचेगा? एंड सेल मूव, ग्रो एंड डिवाइड वगैरह कैसे करेगा? तो मतलब हमें अपने सेल के लिए एक रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल बाउंड्री बनानी पड़ेगी ताकि सेल ग्रो एंड डिवाइड कर सके। एंड हमें उसे इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि सेल की ज़रूरत का सामान सेल के बाहर से उसके अंदर आ सके एंड सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स उससे बाहर निकल सकें। बट रिमेंबर, हमारी बाउंड्री को लगभग उन्हीं सिलेक्टिव चीज़ों को सेल के अंदर एंटर करने देना होगा जिनकी सेल को ज़रूरत है। उनके अलावा बाकी सभी चीज़ें जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं है या फिर जो सेल के लिए हार्मफुल हो सकती हैं should not be allowed to enter the cell. This property of allowing only selective substances to enter the cell is known as selective permeability. तो अब हमने फाइनली अपने सेल के लिए एक परफेक्ट बाउंड्री बना ली। अब इस बाउंड्री में वो सभी बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो हमारी सेल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। दिस परफेक्ट बाउंड्री इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के बारे में आने वाली बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, तो अभी आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम वैसे भी नहीं करने वाले। आप लोगों की ज़िंदगी में चिंता करने वाले टॉपिक्स की कमी थोड़ी ना है जो आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में सोचोगे। अगर आप लोगों को नहीं पता, देन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एंड क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन इस तरह से डिज़ाइंड है कि सेल की ज़रूरत की सभी चीज़ें उसे ईजिली क्रॉस कर सकती हैं, ऑक्सीजन कैन ईजिली कम इनसाइड द सेल। सेल इस ऑक्सीजन को यूज़ करके CO2 बनाता है, जो सेल के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। सो दिस CO2 कैन अगेन ईजिली क्रॉस द बाउंड्री एंड कम आउट ऑफ द सेल। वाटर भी ईजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर या सेल के बाहर जा सकता है। बट ऑक्सीजन सेल के अंदर कैसे आती है? मतलब उसे कैसे पता चलता है कि मुझे सेल के अंदर जाना है? एंड सिमिलरली CO2 सेल से बाहर कैसे निकलती है? मान लीजिए कि हमारे पास एक रूम है जो कि एक ब्लैक कलर की वॉल से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 6 ऑरेंज कलर की एंड 2 ब्लू कलर की बाउंसिंग बॉल्स हैं जो पूरे एरिया में बाउंस कर रही हैं। सिमिलरली पार्ट बी में 6 ब्लू कलर की एंड 2 ऑरेंज कलर की बॉल्स हैं। मतलब पार्ट ए में ऑरेंज कलर की बॉल्स ज़्यादा हैं एंड पार्ट बी में ब्लू कलर की बॉल्स ज़्यादा हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ वी रिमूव दिस ब्लैक वॉल फ्रॉम द मिडल ऑफ द रूम। ऐसा करने से दोनों ब्लू एंड ऑरेंज कलर की बॉल्स इस रूम में अपने रैंडम मोशन की वजह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? एंड अब हम अगर अपने पार्ट ए एंड पार्ट बी को देखें, देन बोथ ऑफ देम कंटेन 4 ऑरेंज एंड 4 ब्लू बॉल्स। मतलब 2 ऑरेंज बॉल्स हैव मूव्ड फ्रॉम पार्ट ए वेयर दे वर मोर इन नंबर टू पार्ट बी वेयर दे वर लेस इन नंबर। Similarly, 2 blue balls have moved from part B where they were more in number to part A where they were less in number.
जब भी दो एरियाज के बीच में किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, देन वो सब्सटेंस या वो चीज़ अपने रैंडम मोशन की वजह से अपनी हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से अपने लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करती है ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। दिस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। जैसे पार्ट ए में ऑरेंज बॉल्स की कंसंट्रेशन पार्ट बी से ज़्यादा थी, सो बैरियर हटाने के बाद दो ऑरेंज बॉल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया यानी पार्ट ए से अपने लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया यानी पार्ट बी में चली गई ताकि वो पूरे रूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सेम रीज़न की वजह से दो ब्लू बॉल्स पार्ट बी से पार्ट ए में मूव करी। हमारी डे टू डे लाइफ में हमें डिफ्यूजन के बहुत से एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। आपने कभी सोचा है एक इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती की खुशबू आप तक कैसे पहुंच जाती है? जब आप अगरबत्ती के एक पार्ट को जलाते हो देन उसके उस पार्ट में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अगरबत्ती से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। अगरबत्ती से बाहर निकलने के बाद वो मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एंड फाइनली पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एंड जब ये मॉलिक्यूल्स आपके नोज़ में एंटर करते हैं, आप लोगों को अगरबत्ती की खुशबू आती है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। एक इंक के ड्रॉप में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जब इस इंक की ड्रॉप को एक पानी से भरे ग्लास में डालें, देन ये सभी मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करके पूरे ग्लास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देयरफॉर द कलर ऑफ वाटर चेंजेस। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर सेल। अब मान लो कि स्टार्टिंग में सेल के अंदर एंड सेल के बाहर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बराबर है। अब वी नो कि सेल इस ऑक्सीजन को यूज़ करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का नंबर सेल के अंदर बाहर के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। एंड जैसा कि अभी हमने देखा था कि जब भी दो कंपार्टमेंट्स के बीच में किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाती है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए दैट सब्सटेंस मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। इसलिए अब ऑक्सीजन सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाएगी, मतलब ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल। अब जो ये ऑक्सीजन सेल के अंदर आई है, इसे फिर से सेल CO2 में कन्वर्ट कर देगा। फिर से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो जाएगी एंड ऑक्सीजन सेल के बाहर से उसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ until the cell dies. That's why oxygen always keep on diffusing inside the cell. अरे भाई, CO2 के बारे में तो बताया ही नहीं। अरे भाई बता रहा हूँ, थोड़ी ठंड पा। क्योंकि सेल ऑक्सीजन को CO2 में कन्वर्ट कर देता है, the concentration of CO2 increases inside the cell. अब बताओ, अगर सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है एंड बाहर कम है, तो CO2 कैसे मूव करेगी? CO2 will move outside the cell. This process will also keep on repeating itself. तो चलो भाई, ऑक्सीजन एंड CO2 का तो समझ में आ गया, बट ये वाटर सेल के अंदर बाहर कैसे मूव करता है, इसके बारे में हम अपनी वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे। If you like our work, please do share and subscribe our channel to get regular updates.